डियर स्टूडेंट्स, एरोबिक रिस्पायरेशन का सेकेंड मेजर इवेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इवेंट है क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल्स के अदर भी कुछ नेम हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल, थर्ड नेम होगा इसका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये एक ही प्रोसेस है, नेम डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड मेजर इवेंट है एरोबिक रिस्पायरेशन का। फर्स्ट मेजर था ग्लाइकोलिसिस, और ये आपका है सेकेंड मेजर क्रैब साइकिल, और थर्ड मेजर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और एक माइनर था जो मैंने लास्ट वीडियो सेशन में, मतलब कि आपके लिंक रिएक्शन, जब मैं आपको बताया था लिंक रिएक्शन, जब पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। तो फिलहाल नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पायरुवेट, आपको पता है कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स 2 एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं। एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे CO2 का रिमूवल होगा, CO2 का रिमूवल, ठीक है। और साथ में NADH का फॉर्मेशन होगा, और NADH जो बनेगा वो बनेगा 2 NADH, ठीक है। इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। ये जो NADH बना है इसका हम लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये लिंक रिएक्शन का NADH हो गया, ठीक है। यहाँ मैं नोट कर लिया। अब आगे हम चलते हैं। एसिटिल कोएंजाइम ऑक्सिलो एसीटेट से कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जिसको बोलेंगे सिट्रेट। क्या बोलेंगे? सिट्रेट। और सिट्रेट के नेम से ही इसका नेम पड़ा सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि क्रैब साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है सिट्रेट। क्या है? सिट्रेट है, और इसी के नेम से इसका नेम हुआ, वो हुआ आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। सिट्रेट का कन्वर्जन हुआ आइसोसिट्रेट में, एंजाइम इन्वॉल्व हुआ एकोनिटेज, और साथ में यहाँ पे 2H2 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है। देन आफ्टर आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट इनटू ऑक्सिलोसक्सिनेट, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे भी 2 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी नोट करना होगा। आइसोसिट्रेट से ऑक्सिलोसक्सिनेट जब फॉर्म होगा तो यहाँ पे भी 2 NADH का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार NADH को नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ये कहाँ पे मिला आपका? क्रैब साइकिल में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सिलोसक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट में। तो इस कन्वर्जन में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और यहाँ पे भी CO2 निकल रहा है, यहाँ पे भी CO2 निकल रहा है, ठीक है। देन अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनिल कोएंजाइम में, और यहाँ पे जो एंजाइम है वो है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और इस कन्वर्जन में अगेन क्या बन रहा है? अगेन यहाँ पे NADH बन रहा है, CO2 रिमूव हो रहा है। CO2 कंटिन्यूस 2 टाइम्स यहाँ पे रिमूव हुआ, कंटिन्यूस स्टेप में, सक्सेसिव स्टेप में CO2 यहाँ पे पहले निकला और देन CO2 यहाँ पे निकला, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। और CO2 की अगर बात करें तो CO2 यहाँ पे भी निकला, टोटल 3 CO2 निकल रहे हैं, ठीक है। जब आप रिएक्शन लिखेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन का तो वहाँ पे आपको CO2 काउंट करना होगा। तो यहाँ पे आपको CO2 टोटल कितने मिल रहे हैं? 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये आपको लर्न करना है। और यहाँ पे ये भी लर्न करना है कि NADH जो है यहाँ पे सेकेंड टाइम निकल रहा है। फर्स्ट टाइम क्रैब साइकिल में यहाँ निकला था, और सेकेंड टाइम यहाँ पे निकल रहा है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं हम, ठीक है। अगेन क्रैब साइकिल में NADH 2 बना, ठीक है। देन सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का एनर्जी सोर्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जीटीपी फॉर्म हो रहा है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या अदर कोई भी बुक पढ़ोगे तो यहाँ पे इस स्टेप में जीटीपी का फॉर्मेशन आपको दिखेगा। बट जीटीपी डायरेक्टली एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज़ नहीं होगा, तो ये जीटीपी एटीपी में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। और एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए जो है कुछ पैटर्न है इसका, कुछ पाथवे है, उस पाथवे के थ्रू ये कन्वर्ट होगा। आप एरो की तरफ ध्यान दो, यहाँ पे एरो दिख रहा है कि जीटीपी जो है फॉर्म हो रहा है जीटीपी के हेल्प से, ठीक है, ये फॉर्म हुआ। देन जीटीपी में जब कन्वर्ट होता है तो जीटीपी का जो फॉस्फेट है वो गेन कर लेता है एडीपी 1 फॉस्फेट गेन करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, ठीक है। और ये 2 एटीपी हो जाता है, 2 एटीपी में कन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि 2 एडीपी कन्वर्ट होता है तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि रिएक्शन में आपको जीटीपी दिखेगा, बट इस जीटीपी को हम एटीपी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्जन है एटीपी का वो दोनों का कंबाइंड है, दोनों एक साथ ये कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एटीपी बन जा रहा है। और इसी एटीपी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एटीपी हमारा क्या है, मेन एनर्जी सोर्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो नंबर है एटीपी का वो होगा 2, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। इसको भी मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, नीचे नोट करूँ मैं, 2 GTP और 2 GTP इक्वल टू 2 ATP, दैट मीन्स कि 1 GTP इक्वल टू 1 ATP, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद से नेक्स्ट जब स्टेप पे जाएंगे तो नेक्स्ट आपका क्या है, सक्सेनिक एसिड। एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे कि जब ये कन्वर्जन होता है तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, मतलब कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है ये सबस्ट्रेट ही फॉस्फेट देता है, प्रोवाइड करता है, इसलिए जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इस स्टेप को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है। और ऐसा ग्लाइकोलिसिस में भी है, ऐसा ग्लाइकोलिसिस में भी है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन वर्ड यूज़ किया है। आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेप कहाँ पे होगा, ये स्टेप होगा सक्सेनिल कोएंजाइम से, जब सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा सक्सेनेट थायोकाइनेज, सक्सेनेट थायोकाइनेज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है आपका सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट इनटू फ्यूमरेट। इस कन्वर्जन में 2FADH2 का फॉर्मेशन होता है, 2FADH2 का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है। और 2FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी मैं नोट कर लेता हूँ, 2FADH2, ठीक है, आपके सामने नोट कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। नेक्स्ट स्टेप आपका है फ्यूमरेट कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे H2O इन्वॉल्व होगा। और देन मैलिक एसिड कन्वर्ट इनटू ऑक्सिलो एसीटेट। एंजाइम भी साथ में लर्न कर लो। ये जो फ्यूमरेट से मैलिक एसिड का कन्वर्जन है, यहाँ पे एंजाइम जो है वो है फ्यूमरेज। देन मैलिक एसिड से ऑक्सिलो एसीटेट में जब कन्वर्जन होगा तो एंजाइम होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, 2NADH, ठीक है, 2NADH, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2NADH बार बार यूज किया है, 2 इसलिए यूज़ किया है क्योंकि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हमेशा आपको कैलकुलेशन में 2 लेके चलना होगा, ठीक है ना। तो अब इसको भी मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, 2NADH2, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कहाँ पे रिजल्ट मिला हमको, ये मिला हमको लिंक रिएक्शन विथ क्रैब साइकिल, ठीक है। आप इसको ओवरऑल बोल सकते हैं क्रैब साइकिल, ठीक है ना। ओवरऑल आप बोल सकते हैं क्रैब साइकिल, क्योंकि लिंक रिएक्शन क्या है, माइनर स्टेप है। ये क्या माइनर स्टेप है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी NADH बन रहा है, बट ये माइनर है। हम प्रियोरिटी किसको देते हैं, हम प्रियोरिटी देते हैं मेज़र को। और मेज़र यहाँ पे क्या है, क्रैब साइकिल है। तो अब हम क्या करेंगे कि टोटल का ऐड कर लेंगे, ठीक है। बट ऐड करने के लिए ये पता होना चाहिए कि 1 NADH इक्वल टू 3 ATP, दैट मीन्स कि मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू यहाँ पे NADH ATP में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और 1FADH2 इक्वल टू होता है 2 ATP, ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। और 1
GTP इक्वल टू होता है 1 ATP। ठीक है, ये भी लर्न करना है। अब जब आपको पता हो गया कि 1 NADH इक्वल टू 3 ATP और 1 FADH2 इक्वल टू 2 ATP, 1 GTP इक्वल टू 1 ATP, तो आप इसको पुट करेंगे यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप NADH को ऐड कर लेते हैं। तो NADH 2 to 4 to 6 to 8। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 देन 24 ATP। ठीक है, ये नोट करना होगा आपको। देन FADH2 कितना है, 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे 2 से इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 FADH2 इक्वल टू 2 ATP। ठीक है, और इसी वैल्यू को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 4 ATP। कितना आ गया, 4 ATP। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे GTP को। GTP टोटल कितना बना है, 2 GTP बना है। तो क्रैब्स साइकिल में जो GTP बना है वो टोटल बना है 2 GTP। ठीक है, और आपको पता है कि 1 GTP इक्वल टू 1 ATP होता है। ठीक है ना, ये आपको पता है। तो आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 ATP, 2 ATP। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 24, 4 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 30 ATP मिला। किससे मिला, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल से, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल से 30 ATP मिला। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी मैंने ग्लाइकोलिसिस का कैलकुलेशन नहीं किया है। ग्लाइकोलिसिस जब होता है तो वहाँ क्या होता है, 2 ATP फॉर्म होता है और 2 NADH फॉर्म होता है। ठीक है, 2 ATP तो डायरेक्टली एनर्जी देगा, बट 2 NADH डायरेक्टली एनर्जी नहीं देगा, तो इसको कन्वर्ट करना होगा हमको ATP में। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6 ATP। ठीक है, और ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 8 ATP। ठीक है, तो ये 8 ATP आ गया, और 8 और 30 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 38 ATP मैक्सिमम एरोबिक साइकिल में मिलेगा। बट हमेशा ध्यान ये देना है कि NADH जो है या FADH2 ATP में कन्वर्ट तब होगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, तभी ये कन्वर्जन होगा और तभी 100% आपको एनर्जी मिल सकती है। और यहाँ पे जो 100% का मतलब है वो है 38 ATP। अगर आप ग्लाइकोलिसिस के NADH को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अगर आप ग्लाइकोलिसिस के NADH को इस पाथवे के थ्रू ट्रांसफ़र कराएंगे तो यहाँ पे ATP का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 ATP हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि 1 NADH इक्वल टू 3 ATP होता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जो है, अकॉर्डिंग टू ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल 1 NADH इक्वल टू 2 ATP। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। ये तो मैलेट एस्पार्टेट शटल के अकॉर्डिंग वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के अकॉर्डिंग है। तो जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे ATP कैलकुलेट करने के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा और टोटल आ जाएगा आपका 4 ATP। कितना आ जाएगा, 4 ATP। तो यहाँ पे हम लोग को 4 ATP मिल गया। ठीक है, और आपको बताया था कि डायरेक्टली जो ATP बनते हैं वो 2 बनते हैं, तो 2 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 ATP। 6 ATP हो जाएगा। ठीक है, 6 ATP को 30 ATP से जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 ATP हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 36 आएगा जो मिनिमम होगा, और जब आपको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 38 आएगा, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन किया है इसमें इन्वॉल्व है मैलेट एस्पार्टेट शटल इन्वॉल्व है,
ठीक है। और यहाँ पे इन्वॉल्व है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, क्योंकि मैंने सुना कि ग्लाइकोलाइसिस का जो NADH है जब उसको ट्रांसपोर्ट कराएंगे तो या तो आप मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू कराएंगे या तो आप ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू कराएंगे। इसके थ्रू कराएंगे तो 2 ATP ज़्यादा बनेगी और इसके थ्रू कराएंगे तो 2 ATP का फॉर्मेशन लेस होगा, ठीक है ना। तो ये आपका ATP का, NADH का, FADH2 का, GTP का टोटल कैलकुलेशन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये आपका क्या है, क्रैब्स साइकिल है, ठीक है, जिसमें NADH, FADH2 आपको मिला, ठीक है। CO2 भी आपने देख लिया, CO2 का निकलना देख लिया, ठीक है ना। और आपको ये सारी चीज़ें लर्न करनी होगी क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके डिस्कशन में मेंशन है। जब आप NCERT पढ़ोगे तो सारी चीज़ें NCERT में मेंशन है, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम फोकस करेंगे एक रिएक्शन को, ठीक है, जो NCERT में मेंशन है। रिएक्शन है आपका क्या है, पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस PI। ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये 1 पायरुवेट के अकॉर्डिंग मेंशन है, 1 पायरुवेट के अकॉर्डिंग मेंशन है। और आपने देखा कि 1 पायरुवेट के अकॉर्डिंग मेंशन है तो CO2 3 टाइम्स निकल रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं और यहाँ पे 4 NADH बन रहा है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन बन रहा है, 1 FADH2 बन रहा है और 1 ATP बन रहा है। ये सारी वैल्यू 1 पायरुवेट के अकॉर्डिंग। जैसे ही आप 2 पायरुवेट के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे तो रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो आप 2 पायरुविक एसिड प्लस 8 NAD प्लस हो जाएगा, देन प्लस 2 FAD प्लस हो जाएगा, देन प्लस 4 H2O हो जाएगा, ठीक है, H2O रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है क्रैब्स साइकिल में। देन आपका हो जाएगा 2 ADP हो जाएगा, ठीक है, देन 2 PI हो जाएगा। ये रिएक्टेंट हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने बस जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो सारी चीज़ें डबल हो गई। और फिर उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट जब मिलेगा तो 6 CO2 मिलेगा आपको, ठीक है, देन 8 NADH मिलेगा आपको, देन 8 हाइड्रोजन आयन मिलेगा, देन 2 FADH2 मिलेगा आपका और देन 2 ATP मिलेगा। ये रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे इस रिएक्शन में शो हो रहा है 2 पायरुवेट के अकॉर्डिंग सारा वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे शो हो रहा है 1 पायरुवेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और अभी तक आपने ये देखा कि ऑक्सीजन यूज़ नहीं हुआ है कहीं पे, ठीक है, और ये है एरोबिक रिस्पायरेशन का सेकेंड इवेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे और प्लस आपका ग्लाइकोलाइसिस, दोनों जगह पे ऑक्सीजन आपको यूज़ होता हुआ नहीं दिखा है, ठीक है। देन आप सोचोगे कि सर ऑक्सीजन यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। देन आप ये सोचोगे कि ऑक्सीजन यूज़ कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन यूज़ तो होता है बट ऑक्सीजन यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आपका है वहाँ पे आपको ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन आपको दिखेगा, तब तक वेट करिए, ठीक है। ओके, बाय। क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज आपने ATP कैलकुलेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में देख लिया अच्छे से, ठीक है। इस ATP कैलकुलेशन को मैं एक नोट्स के फॉर्म में आपके इस वीडियो के साथ मैं ऐड करूँगा, आप वहाँ से इस ATP कैलकुलेशन को नोट कर लेंगे।